मौलाना फजलुर रहमान साहब के ऊपर तनकीद करने में सबसे आगे जो इस वक्त कमर बस्ता है एक मुजाहिद, वो ताहिर अशरफी है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के महाज के ऊपर कमर बस्ता मुजाहिद है और जो आगे वाली सफ़े हैं उनके अंदर ये इस वक्त जंग लड़ रहे हैं, जहाद कर रहे हैं ताहिर अशरफी साहब। और हर जगह प्रेस क्लब में जाते हैं, हर जगह पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, हर जगह पे कॉन्फ्रेंस करते हैं, हर जगह पे वो फील्ड मार्शल की तारीफ़ें दिन रात एक किया हुआ उन्होंने, वो तारीफ़ों पे तारीफ़ें कर रहे हैं। और शोहदा के लिए वो रोते भी हैं, बिलकते भी हैं, बहुत परेशान होते हैं। ताहिर अशरफी ये एक्चुअली क्यों कर रहे हैं? ताहिर अशरफी को ना कई मरतबा मौलाना फजलुर रहमान साहब ने और उनकी पार्टी ने शर्मिंदा किया माजी में। ये एक दिन बैठे हुए थे, इनको उठा भी दिया, उठो भाई निकल इधर से। तो ताहिर अशरफी साहब बैठे थे बड़े चौड़े होके प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए, तो फजलुर रहमान साहब आए तो इनको उठा के खड़ा कर दिया, इनको वहाँ निकाल दिया साइड पे। तो बेचारे वहाँ से निकले बड़ी शर्मिंदगी के साथ, वो भी शर्मिंदगी है। फिर ताहिर अशरफी ने कई दफ़ा कहा जी मैं उलमा का जो है वो नुमाइंदा हूँ और मैं जनाब इतने सारे उलमा का मैं उनकी आवाज़ हूँ और सारे उलमा मेरे साथ हैं। लाखों उलमा की तादाद बता देते हैं वो फिर उलमा इकराम ने, फजलुर रहमान ने, इन सारों ने कहा जी ये किधर से आ गया, ये तो जितने बंदे कह रहा है, जितने लाख कह रहा है उतने बंदे नहीं इकट्ठे कर सकता। तो ताहिर अशरफी साहब की बड़ी बेइज्जती की इन्होंने कई दफ़ा। जो जमीयत उलमा इस्लाम वाले मौलवी हैं इन्होंने बहुत बेइज्जती की ताहिर अशरफी की। अब वो ताहिर अशरफी के बाद मौका आ गया बदला लेने का। खुद तो वो लड़ नहीं सकता, फजलुर रहमान से कभी भी मुकाबला नहीं कर सकता। तो ताहिर अशरफी को मौका ये मिल गया कि जनाब अब क्योंकि थोड़ा सा इस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ाई हो गई फजलुर रहमान की, चाहे जालसाजी है जो भी है, या मिल मिला के लड़ रहे हैं, या नूरा कुश्ती है, जो भी है, ये लड़ाई हो गई है, तो इसका हम फ़ायदा उठा के ना मैं फ़ौज के साथ मिलकर इससे बदला लेता हूँ। तो ताहिर अशरफी साहब बदला ले रहे हैं। देखिए शोहदा का कोई उनके दिल में दर्द या दुख नहीं जाग रहा। अगर ताहिर अशरफी के दिल में शोहदा का दुख जाग रहा होता तो शोहदा की लाशें पड़ी हुई हैं, यूनिफॉर्म वाले शोहदा थे, वो भी पाकिस्तान के बेटे थे, उनकी लाशें पड़ी हुई हैं पहाड़ों में भी और वहाँ पे सड़कों पे भी। जाके उनकी लाशों पे बैठ के नुहाखानी करे, वहाँ पे जाके रोए, वहाँ पे जाके कहे कि जनाब ये लाशें मेरे शोहदा की हैं, जाकर उनके मातम करे ना, वहाँ पे जाकर रोए, वहाँ पे जाकर कहे। किसी और शहर में, कराची में, इस्लामाबाद में, लाहौर में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोने से बेहतर है कि ताहिर अशरफी ने अगर रोना है तो वो कोयटा में उस सड़क पे चला जाए जहाँ पे इस वक्त 30 से ज़ायद शोहदा की लाशें पड़ी हुई हैं और लवाहिकीन बैठे हुए हैं और वो बता रहे हैं कि हमारे साथ क्या हुआ। वो एक बहन है, उसने बताया कि उसके भाई के लिए एम्बुलेंस भी नहीं दी। ये बाकायदा स्टेटमेंट है मेरे पास। वो बहन बता रही है कि मेरे भाई के लिए एम्बुलेंस भी नहीं दी और हम एम्बुलेंस मांग रहे थे, सरकार ने हमें एम्बुलेंस भी नहीं दी और मना कर दिया। यानी अगर तुम हमें लाशें नहीं दोगे तस्वीरें बनाने के लिए, वीडियोस बनाने के लिए, तो हम तुम्हारी लाशों के लिए एम्बुलेंस भी नहीं देंगे। और उस बहन ने जो बात की है वो बड़ी तकलीफ दे है, बहुत ज़्यादा तकलीफ दे है। उसने बताया कि हमने शादी वाला जोड़ा बेचा है, जो महंगे कपड़े थे वो कपड़े बेचे और वो कपड़े बेचने के बाद हम ने गाड़ी ली है। 15,000 रुपये में हमने वो कपड़े बेचे और 15,000 रुपये में कपड़े बेचने के बाद हमने वो गाड़ी ली है किराए पे और उसके ऊपर हम अपने भाई की लाश को लेकर गए। ये शोहदा के साथ किया जा रहा है। ये तौहीन नहीं है शोहदा की, इस पे ताहिर अशरफी एक लफ्ज़ नहीं बोलेगा। ये सिर्फ फजलुर रहमान से अपना स्कोर सेटल कर रहे हैं और कोई मसला नहीं है। शादी का जोड़ा देकर 15,000 रुपये हासिल किया और भाई की मैयत लाने वाली गाड़ी का किराया अदा किया। ये बहन के अल्फाज हैं। तो यहां पे क्यों नहीं रोता ताहिर अशरफी? शोहदा की लाशों को, मैयतों को पहाड़ों में पड़े रहने देना 3 दिन तक, ये शोहदा की तौहीन नहीं है? DG ISPR ने और पुलिस ने यह दावा किया और बलूचिस्तान की हुकूमत ने भी दावा किया। एक दिन पहले वो दावा करते हैं कि जनाब हमने क्लियरेंस ऑपरेशन कर दिया है और एक दिन के बाद दहशतगर्द बुलाते हैं कि जनाब आ जाएं और आके अपनी लाशें उठाकर ले जाएं। और लोग जाते हैं दहशतगर्दों के साए में, वहाँ पे उनकी तलाशी ली जाती है, वो फिर वहाँ से अपनी लाशें उठा के वापस आते हैं, जबकि क्लियरेंस ऑपरेशन एक दिन पहले हो चुका है। भाई क्लियरेंस ऑपरेशन का मतलब ये हमने पहाड़ी इलाका सारा क्लियर कर दिया है, दहशतगर्द या तो मारे गए हैं या भाग गए हैं, वहाँ पे अब सारा कंट्रोल सिक्योरिटी फोर्सेज का है। दावा ये किया था DG ISPR ने और बलूचिस्तान की गवर्नमेंट ने। लेकिन उसके एक दिन के बाद दहशतगर्द कहते हैं भाई हम यहीं पे आपकी लाशें पड़ी हुई हैं, आगे उठाकर ले जाओ, और खबरदार कोई जवान आदमी आया या हथियार लेकर आया तो फिर वहां पे बुजुर्ग लोग सफ़ेद दाढ़ियों वाले जाते हैं और जाके लाशें उठाते हैं। बलूचिस्तान का जो वज़ीर दाखिला है ज़िया लांगू, उसको एक इंटरव्यू किया, एक जर्नलिस्ट है हमारे बड़े अच्छे, उन्होंने इंटरव्यू किया और उन्होंने कुछ सवालात किए, तो आप उसका मौक़िफ़ देखें, आपको हैरत होगी। उसने कहा जी दहशतगर्दों ने क्योंकि हमसे रब्ता नहीं किया इसलिए हम लाशें उठाने नहीं गए, उन्होंने कबाइल से रब्ता किया इसलिए कबाइल लाशें उठाने गए, डूब के मर जाओ। कि दहशतगर्द कबाइल को कह रहे हैं कि आके लाशें उठा लो।
हालांकि आप एक दिन पहले कह चुके हैं कि क्लियरेंस ऑपरेशन हो चुका है, सारा इलाका क्लियर है, हमने क्लियर कर दिया, हमने तो मगवी भी बाजियाब करवा लिए हैं और लाशें एक दिन के बाद आई हैं। और वो भी वो अपने मुंह से कह रहा है कि क्योंकि दहशतगर्दों ने खुद रब्ता हमसे नहीं किया, हमें अगर दहशतगर्द अर्जी भेज देते या रिक्वेस्ट कर लेते कि आगे लाशें उठा ले तो हम जाके उठा लेते, उन्होंने हमें नहीं कहा, उन्होंने कहा कबायलियों को, तो कबायली गए और जाके उन्होंने लाशें उठा ली। ये है इस वक्त बलूचिस्तान की सरकार जिसको मुसल्लत किया एस्टेब्लिशमेंट ने बलूचिस्तान के अवाम के ऊपर। नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर में भी मुज़ाहमत जारी है। वहाँ पे इलेक्शन के लिए पीपल्स पार्टी पूरी कोशिश कर रही है। पीपल्स पार्टी को लगता है कि वो वहाँ पे हुकूमत बना लेंगे। बिलावल बड़ी चालाकी के साथ अपने आप को अपोजिशन बनाने की कोशिश कर रहा है। बिलावल ने मुतालबा किया कि जनाब कश्मीर बंद है पूरा, तो कश्मीर को खोला जाए। ये किससे मुतालबा किया? भाई हुकूमत तो तुम लोगों की है वहाँ पे। फैसल राठौड़ किसका वज़ीर आज़म है? पीपल्स पार्टी किसकी सियासी जमात है? पीपल्स पार्टी की हुकूमत है आज़ाद कश्मीर में। उसी ने कलअदम करार दिया, उसी ने सरों के ऊपर इनाम रखा, उसी ने सिक्योरिटी फोर्सेस को बुलाया, उसी ने रास्ते बंद किए, उसी ने खुराक बंद करवाई, उसी ने गोलियां चलवाई, उसी ने बंदे मरवाए। उन्होंने ये आईजी लगाया हुआ है और आईजी हर जगह पे दंदनाता फिर। ये सारा कुछ पीपल्स पार्टी ने किया और बिलावल वहां जाके अपोजिशन बन गया कि जनाब आलमी सतह पे सालसी करवाने वाले यहां पे भी नजर करें। क्यों भाई? आज़ाद कश्मीर एक अलग इलाका है, उसकी एक अलग टेरिटरी, उसका अपना एक अलग आइन सिस्टम, सुप्रीम कोर्ट, सब कुछ उसका अपना एक अलग है। और आपकी वहां पे हुकूमत है, अमन देना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वहां पे आपने बुलाई इतनी सारी सिक्योरिटी फोर्सेस, आप जवाब दें आपने क्यों बुलाई? ये ऑपरेशंस आपने और आपकी सरकार ने करवाए, आप जवाब दें आपने क्यों करवाए? यानी ये वहां बैठ के टिल्ले मुंह के साथ अपोजिशन बन जाएंगे और हम सारे यकीन कर लेंगे कश्मीरी बेवकूफ हैं, वो रोटी को चोची कहते हैं, उन्हें पता नहीं चलता कि ये खुद हुकूमत में है। बिलावल की हुकूमत है और बिलावल मुतालबा किससे कर रहा है? फील्ड मार्शल से, शहबाज शरीफ से मुतालबा कर रहा है। और भाई तुम्हारी यहां पे हुकूमत है, तुम एक नोटिफिकेशन जारी करो, ये कलअदम का स्टेटस खत्म करो ना उनका। एक नोटिफिकेशन दूसरा जारी करो, इनके ऊपर जाली मुकदमे खत्म करो। एक और नोटिफिकेशन जारी करो, ये जाली सीटें जो है इनको भी खत्म करो। ये जो जालसाजी जिसके ऊपर वो कहते हैं जी हमारा मैंडेट कब्जा कर लेते हैं, वो भी नोटिफिकेशन जारी करो। एक और नोटिफिकेशन जारी करो, फौरी तौर पर सिक्योरिटी फोर्सेज को वापस भेजो। एक और नोटिफिकेशन जारी करो, इनके जायज़ मुतालबात तस्लीम करो, बात खत्म हो जाती है। भाई हुकूमत में बैठ के किससे डिमांड कर रहा है? ये बिलावल की चालाकी है। वो हुकूमत में भी बैठता है और अपोजिशन भी बनता है। इसी तरह वो वफाकी हुकूमत में हर तरह की सपोर्ट देगा, बजट भी पास करवाएगा, एस्टेब्लिशमेंट के हाथ भी मजबूत करेगा। वो बड़े जरदारी ने कहा भी था, तो बिलावल जरदारी ने यही सारे काम किए हैं। लेकिन बड़ी चालाकी के साथ ये अपोजिशन बनने का ड्रामा भी करते हैं कि हमारी सियासत जिंदा रहे। लेकिन कश्मीरी बड़े तेज हैं। सरदार तनवीर इलियास ये ज़्यादा हल्कों से इलेक्शन लड़ रहे हैं। ये अपने हल्के में गए तो अवामी मुज़ाहमत का उनको सामना करना पड़ा और पॉलिटिकल एक्टिविटी जिस तरह वो करना चाहते वो नहीं कर पाए। लोगों ने कंपेन को रोका, उसमें रुकावटें डाली। ये नाजरीन सूरत-ए-हाल है आज़ाद कश्मीर में। लोग वहाँ पे डटे हुए हैं और अभी वो इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें कहा गया था कि आप हमें 5-6 दिन का टाइम दे दें। तो अब उन्होंने 22 तारीख तक का टाइम दिया हुआ है। 22 तारीख को अगर लॉन्ग मार्च शुरू होगा तो आज़ाद कश्मीर की सूरत-ए-हाल दोबारा ख़राब हो जाएगी। और फिर 27 तारीख को जो इलेक्शन का एक ख्वाब देखा है और बिलावल को वहाँ पे हुकूमत बनाकर देनी है, बिलावल ने अपना वज़ीर आज़म लेकर आना है आज़ाद कश्मीर में। बिलावल ने कहाँ से लेकर आना है? वैसे तो वहाँ पे जो वज़ीर आज़म आएगा वो एस्टेब्लिशमेंट का ही बंदा आएगा। एस्टेब्लिशमेंट सीटें इस तरीके से बांटेगी कि कुछ दे देगी बिलावल को, दे देगी कुछ किसी और जगह पे दे देगी, कुछ IPP को दे देगी, कुछ इधर PMLN को दे देगी। वो इस तरह का मतंजन बनाएंगे कि फिर वो अपना बंदा देंगे।